हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉप 5 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया कि हम यहाँ पे टॉप 5 एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो हमारे एग्जांपल बेस्ड हैं वो एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड हैं, सीआर इक्वेशंस पर बेस्ड हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल किए हैं। फर्स्ट दिस रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकेंड एग्जाम्पल हमने लॉग जेड डिस्कस किया था और थर्ड एग्जाम्पल हमने साइन हाइपरबोलिक जेड डिस्कस किया था। आज जो हम इसके रिमेनिंग पार्ट है वीडियो का वो लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 2 एग्जाम्पल बचे थे, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों ही डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं। ये जो टाइप है एग्जाम्पल की, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें तो आपको टाइप क्लियर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। जब भी हमसे ओरिजिन की बात की जाएगी तो अब हमें एनालिटिसिटी ओरिजिन पर चेक करनी है। तब हमारे पास ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये 4 और 5 है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पर एनालिटिसिटी चेक करेंगे। अब क्वेश्चन में कहता है कि ओरिजिन पर सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी बट फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए सीआर इक्वेशन एक नेसेसरी कंडीशन है और आप कह रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, इसका मीनिंग फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। यही चीज हम इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। तो यहाँ हमें एफ जेड दे दिया गया जहाँ z नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड हमें एफ जीरो इक्वल टू 0 दिया गया। इसका मीनिंग है कि जब z इक्वल टू आप 0 ले रहे हैं तब वहां फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको फोर्थ क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन 5 भी हमारा यही है कि हमारे पास यहाँ जो पॉइंट है वो 0 का पॉइंट है। फिर से हमें देखना है कि जो 0 है उस पर सीआर इक्वेशंस तो सेटिस्फाई होंगी लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंट टाइप है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम फंक्शन लिखते हैं जो हमें गिवन है। यहाँ हमें एफ जेड गिवन है एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस का वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ उसने कहा z नॉट इक्वल टू 0 और सेकंड कहा कि यही फंक्शन 0 होगा व्हेन z इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए मैं इस फंक्शन में इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सीआर इक्वेशन तक पहुंचना है। अब सीआर इक्वेशन के लिए मुझे u और v चाहिए क्योंकि आप पढ़ते हैं एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। मुझे इसका रियल इमेजिनरी पार्ट चाहिए फंक्शन का। तो हम सारे ये जो ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस का आयोटा वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसका रियल पार्ट ले लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये रियल पार्ट आ गया। एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। सो यू की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट आपको मिल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाता है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेशन किया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट के सेपरेशन के बाद अब यहाँ पर ये जो पार्ट है जहाँ पर z नॉट इक्वल टू 0 है, मीनिंग आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं, z नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग भी लिख लेते हैं x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कंडीशन है। अब हमें देखिए सबसे पहले सीआर इक्वेशन पे बात करनी है और जो भी हमें चेक करना है वो ओरिजिन पर चेक करना है। याद रखें हम यहाँ पर सारा काम ओरिजिन पर कन्वर्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पर ही सीआर इक्वेशन लेंगे, ओरिजिन पर ही डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे। तो इस टॉपिक पर आने से पहले इसका कुछ बेसिक बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स की बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हमारी लिमिट की डेफिनेशन होती है, लिमिट। अब आप काम किस फंक्शन पे कर रहे हैं, u पर कर रहे हैं काम,
और किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है जहां y कांस्टेंट है। तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, सो x में चेंज किया x प्लस h, y कांस्टेंट है उसे एज इट इज रखा, माइनस का u x y डिवाइडेड बाय h where limit h tending to 0। ये बेसिक डेफिनेशन del u ओवर del x। अब यही काम हम किस पर कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं ओरिजिन पर, एट ओरिजिन। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम कन्वर्ट कर लें, सो del u ओवर del x मीनिंग x और y दोनों कोऑर्डिनेट अगर हम 0 0 पुट कर लें तो यही डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाती है u x 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाय h, ये कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज del u ओवर del x। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं del u अपॉन del y, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, x एज ए कांस्टेंट, सो आपने लिया लिमिट, u पर काम कर रहे हैं, x कांस्टेंट है, x में कोई चेंज नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y, सो y प्लस k ले लेते हैं, माइनस का u x y डिवाइडेड बाय k वेयर लिमिट k टेंडिंग टू 0। अब इसे अगर मैं ओरिजिन पे चेंज करूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है del u अपॉन del y इक्वल्स टू लिमिट k टेंडिंग टू 0 u 0 0 प्लस k माइनस का u 0 0 डिवाइडेड बाय k। ये बन गया del u ओवर del x एंड del u ओवर del y। सिमिलर डेफिनेशन v के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो जहां मैंने u फंक्शन लिया है बस वहां क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन पर हम del u ओवर del x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो del u ओवर del x एट ओरिजिन हमने डेफिनेशन लिख ली, लिमिट h टेंडिंग टू 0 u 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाय h। अब देखिए हमारा सारा काम u पर है तो u पर फोकस करते हुए चलेंगे। अब आपके पास है, फर्स्ट आप ले रहे हैं u 0 प्लस h 0 मीनिंग x के प्लेस पर आप पुट करने जा रहे हैं h और y के प्लेस पर आप पुट करने जा रहे हैं 0। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा रही हूँ यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप u में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं x के प्लेस पर h, सो h क्यूब, y के प्लेस पर 0, सो y क्यूब 0 अपॉन x स्क्वायर मीनिंग h स्क्वायर, फिर y के प्लेस पर 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, h। तो u 0 प्लस h कॉमा 0 की वैल्यू h, ये वैल्यू आपने लिख ली h माइनस। अब हम आते हैं u 0 0। अब यहाँ से आपको पढ़ना सिखाती हूँ, u 0 0 कहाँ से मिलेगा, z इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अगर ऐसा है तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 0। आप इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, तो u 0 0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0। तो ये आपके पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय h और ये आपके पास लिमिट आ जाती है 1। तो देखिए del u ओवर del x की वैल्यू आपको मिल गई 1। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं del u अपॉन del y। अब डेफिनेशन लिखते हैं del u अपॉन del y की, इस बार विद रिस्पेक्ट टू y है तो x को कांस्टेंट रखेंगे, लिमिट u, x कांस्टेंट है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो हम ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो भी हमने यहाँ पढ़ी है, u 0 0 प्लस k माइनस का u 0 0 डिवाइडेड बाय k वेयर लिमिट k टेंडिंग टू 0। अब आप फिर से u पर फोकस करेंगे और u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप x के प्लेस पर क्या पुट करने जा रहे हैं, 0, x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर आप पुट करने जा रहे हैं k और निकाल लेते हैं। चलिए u की वैल्यू निकालते हैं, तो u की वैल्यू, u पर आते हैं, देखिए x के प्लेस पर 0, सो x क्यूब 0 माइनस y क्यूब मीनिंग k क्यूब अपॉन 0 प्लस y स्क्वायर मीनिंग k स्क्वायर, वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस का k क्यूब अपॉन k स्क्वायर मीनिंग माइनस का k। चलिए वैल्यू पुट करते हैं माइनस का k, तो ये आपके पास आ जाता है लिमिट k टेंडिंग टू 0 माइनस का k, u 0 0 फिर से 0 है अपॉन k और वैल्यू आ जाती है आपके पास -1। ये वैल्यू आपने निकाल ली del u अपॉन del y।
पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमें काम करना है v पर, तो v के कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे u के लिए लिखा। अब देखिए इस डेफिनेशन में कोई खास चेंज नहीं करना, जहां u लिख रहे हो वहां v लिखते जाओ, सेम डेफिनेशन है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस का v 0 0 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ से आपको v पर फोकस करना है, तो अपने क्वेश्चन में v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जब आप v पर फोकस कर रहे हैं तो x के प्लेस पर आपको रखना है h और y के प्लेस पर आपको रखना है 0। रखें x के प्लेस पर h क्यूब प्लस 0 अपॉन h स्क्वायर प्लस 0, वैल्यू रह गई h। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस v 0 0। फिर दिखाती हूँ फंक्शन पर अगेन, v 0 0 मीनिंग x 0 y 0, जब आप रख रहे हैं v मीनिंग इमेजिनरी पार्ट और वो आपको दिया गया है 0, तो इसलिए v 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन h और ये फिर से आपके पास वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, चलिए डेल v अपॉन डेल y, सिमिलर काम करना है डेल v अपॉन डेल y। फिर से सेम डेफिनेशन, ये आपने जो u में लिखी, u के प्लेस पर हम v रिप्लेस करते जा रहे हैं। लिमिट k टेंडिंग टू 0 v 0 0 प्लस k माइनस का v 0 0 डिवाइडेड बाय k। अब v में आपके पास वैल्यू कैसे निकालोगे, इस बार आप x को रिप्लेस करोगे 0 से और y को रिप्लेस आप करोगे k से, और देखिए v की वैल्यू निकाल लें तो x क्यूब मीनिंग 0 प्लस वाई क्यूब मीनिंग k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मीनिंग 0 प्लस वाई स्क्वायर मीनिंग k स्क्वायर, वैल्यू आ गई k और ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर ली और अपना आंसर निकाल लिया। सो लिमिट k टेंडिंग टू 0 k माइनस 0 अपॉन k इक्वल्स टू 1। तो ये आपने चारों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। अब CR इक्वेशन क्या कहती है, CR इक्वेशन आपके पास है, तो चलिए सबसे पहले CR इक्वेशंस लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। इक्वेशन है ux इक्वल्स टू vy। अब हम अपने इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें ux क्या मिला, हमें ux की वैल्यू मिली है 1, तो हमारे पास ux की वैल्यू 1, vy हमें क्या मिला, vy भी हमें 1 मिला। तो देखिए सेटिस्फाइड, फर्स्ट CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड CR इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, uy इक्वल्स टू माइनस का vx। अब अपने क्वेश्चन में uy देखिए, uy आपके पास क्या है -1, ये रहा -1 इक्वल्स टू माइनस vx आपने क्या निकाला, ये 1 निकाला, ये भी इक्वल आ गया, इसका मीनिंग सेकेंड CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड। तो ओरिजिन पर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, क्योंकि हमने ये काम किस पर किया है, ओरिजिन पर काम किया है। अब हम आते हैं कि चलिए CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई है, नेसेसरी कंडीशन मिल गई, अब हमें ओरिजिन पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी है, और अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार उस बेसिक डेफिनेशन को देखिए कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करते हैं। मैं अगेन यहाँ पर एक बार डेफिनेशन लिख रही हूँ। अगर हमें किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी लेनी है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, जिस पॉइंट पर हम बात करें fz माइनस fz नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे यूनिकली। अगर ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं यूनिकली, तो इसका क्या मतलब है कि देखिए स्पेस में ये एक पॉइंट है z नॉट और ये एक पॉइंट है z, आप कह रहे हैं z टेंडिंग टू z नॉट, ये जो पॉइंट्स हैं वो इस साइड टेंड कर रहा है z टेंडिंग टू z नॉट, तो इसका मीनिंग इस पॉइंट तक आने के तो इसके पास बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं, z टेंड करे z नॉट पर, तो जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पाथ हैं, सब पर यूनिक लिमिट, मतलब
सब पर लिमिट सेम आना चाहिए। अगर पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट वेरी कर गई कि एक पाथ पर कुछ और दूसरे पाथ पर कुछ और, तो वहां पर आप कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इस z0 की साइड जो आ रहे हैं, जितने भी पाथ लेते हुए z0 पर आए, हर पाथ पर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, तो आप कह देना फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ ये यूज करेंगे। अब इस डेफिनेशन को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ ओरिजिन पर, क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीनिंग मेरे पास ये जो z0 पॉइंट है वो है 0, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो गया f डैश किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 डिवाइडेड बाय z माइनस 0। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन गई, लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 डिवाइडेड बाय z। आप डायरेक्टली इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं f डैश 0 फाइंड आउट करने में। तो चलिए अब काम करते हैं, इस डेफिनेशन का यूज करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए f डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz, कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन से उठा के वैल्यू रखनी है fz की। तो fz की कौन सी वैल्यू रखनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं वैल्यू रखने जा रही हूँ दिस वैल्यू, जिसमें मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट किया। तो हम ये वैल्यू एज इट इज पुट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। दिस इज एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस का आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपको रखना है f0। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दिया गया है f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू दी गई है 0, तो ये वैल्यू आप पुट कर दें इस क्वेश्चन के अंदर 0। सो ये आ गया माइनस का 0। अब होल डिवाइड किससे कर रहे हैं, होल डिवाइड कर रहे हैं z से, और z आप क्या लेते हैं, z आप लेते हैं x प्लस आयोटा y। तो z की वैल्यू आपने रख दी x प्लस आयोटा y, वेयर z टेंडिंग टू 0। अगर हम कह रहे हैं z टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब x भी 0 की साइड टेंड करेगा और y भी 0 की साइड टेंड करेगा। तो यहाँ पर आप ये लिमिट लिख सकते हैं, जहां मैंने z लिखा है आप लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। ये लिमिट यहाँ पर बन गई। अब हमारे पास ये आ गया लिमिट, हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो देखिए मैंने x प्लस आयोटा y को यहाँ ट्रांसफर करके इसे इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है कि देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसका मतलब मुझे पाथ लेना है कि मैं किस पाथ के थ्रू z टेंडिंग टू 0 पर जा रही हूँ। अब z टेंडिंग टू 0, तो 0 तो ये वाला पॉइंट है, z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तक आने का मैं कौन सा पाथ लूँ, ये लें, कोई कर्व लें, किस तरह से हम पाथ को कंसिडर करें, हमें पाथ लेना है। तो देखिए पाथ लेने का एक तरीका इस तरह से है कि जस्ट एक सेटिंग कहूंगी, जस्ट हिट एंड ट्रायल सेटिंग ही बता रही हूँ एक तरीके से, इसका कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं है। एक सिंगल पाथ से आप इस क्वेश्चन का अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे ले रहे हैं, यहाँ से आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे, x और y देखें। x और y में जब आप न्यूमरेटर देख रहे हैं तो x और y की दोनों की पावर यहाँ सेम है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब, मतलब x इक्वल्स टू वाई है। ठीक, यहाँ हम एक ऐसा पाथ रखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो भी हम अगर x में बनाएं या हम पूरा क्वेश्चन y में बनाएं, x और y कैंसिल हो सके, हम ये कोशिश करें। तो हमने इस क्वेश्चन में एक चीज एनालाइज करी कि यहाँ x और y की पावर सेम है, मतलब x इक्वल्स टू मैं y ले सकती हूँ। तो ये तो मेरा एक जनरल, ये तो मेरा एक पर्टिकुलर पाथ हो गया कि मैं y इक्वल्स टू x ले लूँ एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर। लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन को जनरल वे में कहूँ, तो जनरल वे में मैं कह सकती हूँ y इक्वल्स टू mx। m की वैल्यू तो हम वेरी कर सकते हैं, अगर मैं m की वैल्यू 1 रख लूँ तो आप कहेंगे एक पाथ बन गया y इक्वल्स टू x की लाइन। m की वैल्यू मैं 2 रख लूँ तो आप कहेंगे एक दूसरी लाइन आ गई y इक्वल्स टू 2x। तो जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन चेंज हो रही है। तो यहाँ मेरा काम एक ही लाइन से हो सकता है, वो है y इक्वल्स टू mx। मैंने एक जनरल पाथ ले लिया और इसी पाथ को हम यहाँ लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं z टेंडिंग टू 0 अलोंग किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, y इक्वल्स टू mx। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही तो प्रूव करना है कि अगर मैं पाथ चेंज करूं तो मेरी लिमिट चेंज हो रही है।
तो मैंने एक ऐसा पाथ ले लिया y इक्वल्स टू mx, जहां पर मैं अगर m की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो मेरा पाथ भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस पाथ का यूज करें तो हमें एक ही बार में अपना आंसर मिल जाएगा। अब इस कैसे करेंगे, देखिए आपने जो भी पाथ लिया y इक्वल्स टू mx, इसे अपने क्वेश्चन में पुट कर दें। तो आपके पास अब ये क्वेश्चन बन जाता है f डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट, जहां पर भी y है y में mx पुट कर दीजिए, तो ये बन गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब मीनिंग m क्यूब x क्यूब प्लस का आयोटा x क्यूब फिर से y क्यूब मीनिंग m क्यूब x क्यूब होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर x प्लस आयोटा y मीन्स mx। और जब ये पूरा क्वेश्चन x में आ गया तो ये लिमिट हो गई x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा करने से क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x क्यूब कंप्लीटली कैंसिल हो गया। और अगर हम x क्यूब को कंप्लीटली कैंसिल कर दें तो क्या टर्म बचेगी, चलिए x क्यूब कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से। x क्यूब आपने कंप्लीटली कॉमन निकाला, क्या बचा 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा, x क्यूब कंप्लीटली बाहर है 1 प्लस एम क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से और एक x इस ब्रैकेट से, तो ये x क्यूब बाहर आ गया, सो 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा m। आप देखेंगे ऐसा करने से हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये जो पावर्स है x की वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास जो बचा टर्म ये है। अब आपको सिंपली लिमिट निकालनी है। तो लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0, x में तो बचा ही नहीं फंक्शन, तो क्या लिमिट रहेगी, जो लिखा है वो वही का वही आ जाएगा क्योंकि ये तो x पे डिपेंड ही नहीं बचा। तो f डैश 0 की वैल्यू लिमिट रखने के बाद क्या मिल गई, 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा m, ये वैल्यू मिल गई। तो देखो जो आंसर मिला वो m पर डिपेंड है, m पर डिपेंड है। ये लिमिट का आंसर अगर m पर डिपेंड है तो इसका मतलब m की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे आपके आंसर्स चेंज होंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी आए। आपने एक जनरल पाथ लिया y इक्वल्स टू mx, आपने m की वैल्यू 1 रखी तो ये पाथ हो गया y इक्वल्स टू x। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या बन गई, f डैश 0 क्या इतना आ गया। अगर मैं इसमें m की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 0 प्लस आयोटा m की वैल्यू अगर आपने यहाँ 1 रख दी तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये आपके पास आ गया 1 रखें m की वैल्यू तो 2 आयोटा अपॉन m की वैल्यू आपने यहाँ पे फिर से 1 रख दी, दिस इज 2 प्लस 2 1 प्लस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। और अगर यहाँ पर आप m की वैल्यू 0 रख दें तब आप इसी पाथ को पढ़ेंगे y इक्वल्स टू 0 का पाथ, तब आपको इसका आंसर कितना मिलेगा f डैश 0। अगर हम m की वैल्यू 0 रख दें तो जैसे ही आप m की वैल्यू 0 रखेंगे दिस इज 1 प्लस आयोटा अपॉन, क्योंकि m तो 0 चला गया, फिर m की वैल्यू 0 आ गई 1 और फिर से m की वैल्यू 0 हो गई तो ये 1, तो ये आपको आंसर मिल गया 1 प्लस आयोटा। आप देखिए जब पाथ आपने y इक्वल्स टू x लिया तो लिमिट आ गई आयोटा अपॉन आयोटा प्लस 1, जब आपने y इक्वल्स टू 0 का पाथ लिया तो लिमिट चेंज हो गई 1 प्लस आयोटा। तो जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं आपका आंसर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो कंप्लीट आंसर आया है ये m में आया है, मीनिंग ये आंसर m पर डिपेंड है, इसका मीनिंग पाथ पर डिपेंड है। तो अगर ये पाथ पर डिपेंड है तो आप क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी बट यूनिक नहीं है, तो इसका मीनिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लिख रहे हैं लिमिट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये आपको यहां नजर आ रहा होगा कि लिमिट डिपेंड करती है पाथ पर, डिपेंड्स ऑन पाथ, सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब फंक्शन इज नॉट एनालिटिक।
और किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो है 0. सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन. तो हमेशा हमें पाथ ऐसा लेना है जिसमें हम एक ही पाथ से काम कर सकें. तो पाथ लेने का तरीका आपको बता दिया. पाथ ऐसा सेट करो कि आप x की पावर या y की पावर कंप्लीटली कैंसिल कर सकें. तो आगे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां भी पाथ लेना क्लियर हो जाएगा. तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर जो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 डाला है. अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 को हम ध्यान से रीड करें. क्या कहा गया? एग्जामिन द नेचर ऑफ फंक्शन. फंक्शन हमें दे दिया गया. प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है? थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट की है. प्रूव दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड. तो देखिए वो कहता है ये जो टर्म है वो टेंड्स करती है जीरो की साइड एज जेड टेंडिंग टू जीरो. तो इसका मीनिंग यहाँ वो ये कह रहा है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड ये कहाँ टेंड करेगी? जीरो की साइड. और ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की. किस पॉइंट पर? जीरो पर. अब उसने साथ में इसका पाथ दिया. उसने पाथ क्या दिया है? साथ में पाथ भी दिया अलोंग एनी रेडियस वेक्टर. अलोंग एनी रेडियस वेक्टर अगर मैं चलूं तो ये लिमिट जीरो आनी चाहिए. रेडियस वेक्टर लेना भी सिखा रही हूँ. आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं. बट नॉट एज दैट टेंडिंग टू जीरो इन एनी मैनर. तो सेकंड पाथ के लिए उसने कहा कि अगर हम किसी और मैनर में चलें तो ये लिमिट कुछ और होगी. ये जो लिमिट है वो टेंड्स टू जीरो नहीं होगी. लेकिन अगर हम रेडियस वेक्टर के अलोंग चलें तो ये लिमिट आपके पास क्या आएगी? जीरो आएगी. तो पाथ यहाँ क्लियरली है कि एक पाथ रेडियस वेक्टर लेना है, दूसरा पाथ इन एनी मैनर. आपकी चॉइस है कौन सा पाथ आप लें, वहां लिमिट जीरो नहीं आएगी. तो जब दो लिमिट अलग अलग आ गई इसका मीनिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो देख रहे हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 5 पर पहुंचते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया है जो क्वेश्चन दिया गया है और जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है वो यहाँ लिखा है. तो सबसे पहले एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड फॉर्म कर रही हूँ. इतना पार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है उस पार्ट पर काम करेंगे. एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड ये फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ जेड जो दिया है उसको एज इट इज पुट कर दो. एक्स क्यूब वाई माइनस का आयोटा एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर. माइनस एफ जीरो उसने जीरो दे दिया तो माइनस का जीरो होल डिवाइडेड बाय जेड. और z की वैल्यू आप लेते हैं x प्लस आयोटा वाई. तो z की वैल्यू आपने रख दी x प्लस आयोटा वाई. इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन गया एक्स क्यूब वाई माइनस का आयोटा एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई. ये आपने वैल्यू बना ली एफ जेड माइनस का एफ जीरो डिवाइडेड बाय जेड. वो कहता है कि ये जाता है टेंडिंग टू जीरो एज जेड टेंडिंग टू जीरो. इसका मीनिंग मुझे लिमिट लेनी है और लिमिट लेते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश जीरो में. सो एफ डैश जीरो इज लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस का एफ जीरो अपॉन जेड. और ये पार्ट इतना पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं. तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं. लिमिट z टेंडिंग टू जीरो. सो एक्स क्यूब वाई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस आयोटा वाई. अब आगे का पाथ चूज करने से पहले सबसे पहले मैं y माइनस आयोटा एक्स और x प्लस आयोटा वाई इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ. कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पर? देखिए लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब वाई. यहाँ से आप माइनस आयोटा कॉमन ले लें. कॉमन लेने से पहले आपको यहाँ पर y माइनस आयोटा एक्स लिख कर दिखा रही हूँ. यहाँ पर है 1 तो 1 को आप लिख सकते हैं माइनस का आयोटा स्क्वायर y माइनस का आयोटा x. अब यहाँ से माइनस का आयोटा अगर कॉमन निकाल दें तो ये टर्म आपके पास रह गई x. माइनस भी बाहर चला गया तो ये बचा प्लस. एक आयोटा बाहर गया तो ये बचा आयोटा y.
तो देखिए मैं यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले रही हूँ, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर एंड x प्लस आयोटा y। ऐसा करने से क्या हुआ, आपके पास ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया और अब आपके पास f डैश 0 बनता है लिमिट z टेंडिंग टू 0 x क्यूब y माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय x रेज टू दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पाथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कहता है ये लिमिट 0 की साइड जाती है अगर हम z टेंडिंग टू 0 किसी रेडियस वेक्टर के अलोंग जाएं। तो रेडियस वेक्टर का क्या मीनिंग है, यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए ये है z टेंडिंग टू 0, तो z इक्वल्स टू 0 का ये पॉइंट है। वो कहता है z टेंडिंग टू 0, स्पेस में कोई पॉइंट है वो टेंड करता है 0 की साइड आ रहा है अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर मीनिंग ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास होता हो, रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास आप किस लाइन के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास ये लाइन होगी y इक्वल्स टू mx की लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर कहाँ से आप ड्रॉ करते हैं, वो आप ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक। तो हमने भी ओरिजिन से पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन ले ली और ओरिजिन से पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा जो ओरिजिन से पास हो, वो होगा y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ जो उसने पाथ दिया वो कहा कि z टेंड्स करता है 0 की साइड अलोंग रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का क्या मीनिंग है कहने का, वो बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx। तो y इक्वल्स टू mx की स्ट्रेट लाइन अपने क्वेश्चन में पुट कर दें, देन लिमिट निकाल लें जैसे अभी सिखाया। तो f डैश 0 किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट। जहां भी y है वहां mx रिप्लेस करते जाओ, x क्यूब mx माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 6 y स्क्वायर मीनिंग m स्क्वायर x स्क्वायर। जितनी टर्म आपकी कैंसिल हो सकती है वो आप x की टर्म कैंसिल कर लें और पूरा क्वेश्चन x में बन गया। सो x टेंडिंग टू 0। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपके पास आ गया x रेज टू द पावर 4 m माइनस आयोटा। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो रिमेनिंग x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर। तो x स्क्वायर से ये पावर कैंसिल होकर 2 रिमेनिंग रह जाएगा। तो लिमिट रह गई x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर m माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर, ये बचा। इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0, जहां भी x है उसे 0 से रिप्लेस कर दो। तो जैसे ही 0 से रिप्लेस करोगे x को, f डैश 0 की वैल्यू देखो ये रखा 0, 0 से मल्टीप्लाई करते 0, ये क्या बन गया 0। और यही आपको शो करना था कि ये कहाँ टेंड करेगा, ये 0 की साइड टेंड करेगा, जो आप यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, टेंडिंग टू 0। तो इसका मीनिंग जो इसने प्रूव कराया एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाय जेड कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की साइड टेंड कर रहा है। किस पाथ पे टेंड किया, आपने क्या पाथ लिया, आपने पाथ लिया z टेंडिंग टू 0, किस पाथ के अलोंग लिया, आपने लिया y इक्वल्स टू mx। इसका मीनिंग दिस इज रेडियस वेक्टर। ये आपका एक पार्ट पूरा हुआ। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कहता है बट नॉट एज z टेंडिंग टू 0 इन एनी मैनर, मतलब हम रेडियस वेक्टर के अलावा किसी और पाथ पे जाएं तो वो 0 की साइड टेंड नहीं करेगा। अब कौन सा पाथ लें, कोई भी पाथ ले सकते हैं। तो पाथ लेने का तरीका जो अभी सिखाया उसी तरह से सेटिंग करना है आपको, क्योंकि वही एक सेटिंग है जिससे आप एक सिंगल पाथ से काम कर सकते हैं, वरना हर बार क्वेश्चन में आपको अलग अलग पाथ लेने पड़ जाएंगे। तो देखिए अभी आपने क्या बनाई है टर्म, यहाँ पर f डैश 0 आपने ऑलरेडी बना रखा है, दोबारा से लिख रही हूँ लिमिट z टेंडिंग टू 0। अब f डैश 0 क्या बनाया, ये है आपके पास इस स्टेप में ये बना रखा, दिस इज f डैश 0। तो ये एज इट इज ले रहा है, दिस इज x क्यूब y माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर। अब आपको एक पाथ लेना है, पाथ लेने की चॉइस आपकी। आप अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग जगह सॉल्यूशन देखेंगे तो पाथ के अलग अलग तरीके दिए हैं। तो पाथ लेने का एक जो तरीका है
वो एक तरीका है, एक सेटिंग है, और वो सेटिंग हमेशा माइंड में रखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x या y की पावर सेम बना लो, ऐसा पाथ रख लो। देखने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में x और y देखो, x और y है x क्यूब और y, x की पावर 3 है, लिख लिया, और एक साइड है y, कुछ नहीं करना, दोनों में लगाया इक्वल का साइन, ये आपके पास एक पाथ आ गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट एक हिट एंड ट्रायल आपको तरीका बता रही हूँ। सो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये तो एक पर्टिकुलर पाथ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसी को अगर किसी क्वेश्चन में जनरल पाथ में कंसिडर करना है या कन्वर्ट करना है, तो इसे m के साथ लिख लो, y इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब। जनरल पाथ बन गया, m की वैल्यू चेंज करते जाओ, पाथ चेंज होता जाएगा, एक ही पाथ से सारा काम हो जाएगा। तो हमने पाथ क्या ले लिया, y इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब, या फिर आप पर्टिकुलर पाथ ले लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये अब आपकी चॉइस है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पाथ पे तो निकाल चुके हो जिसका आंसर कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर मैं पाथ ले रही हूँ z टेंडिंग टू 0 along जनरल पाथ y इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब, ये मैंने पाथ लिया। अब y जहां पर भी है इसके अंदर y एम एक्स क्यूब रख लीजिए इस बार, तो और देख लीजिए अपना क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स क्यूब, y के प्लेस पर एम एक्स क्यूब माइनस का आयोटा अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर एक्स की पावर 6। देखो न्यूमरेटर में x की पावर 6 बन गई, डिनोमिनेटर में भी बन गई, और ये बन गया x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो x की पावर 6 कंप्लीटली कैंसिल हो गई, कितना बचा रिमेनिंग, m माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0। अब इसमें x तो बचा ही नहीं, रखेंगे कहाँ, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का आयोटा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो f डैश 0 मीनिंग एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, ये कहाँ टेंड कर रहा है, माइनस आई एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ हमने z टेंडिंग टू 0 किसके अलोंग लिया, हमने अलोंग लिया है y इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस m की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर लिमिट चेंज होती जाएगी। चाहे तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं, अगर मैंने m की वैल्यू 1 रख ली तो मेरे पास पाथ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो मेरे पास f डैश 0 की लिमिट कितनी आ गई, 1 रखने पर मेरे पास लिमिट आ गई माइनस का आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, मीनिंग माइनस आयोटा बाई 2। और अगर मैं m की वैल्यू 2 रख लूं तो मेरे पास अब पाथ क्या है, y इक्वल्स टू 2x क्यूब, पाथ चेंज हो गया। अब मेरे पास f डैश 0 कितना आ गया, m की जगह 2 रख लो, माइनस का 2 आयोटा अपॉन 5, लिमिट चेंज हो गई। तो क्योंकि मेरा आंसर ही m में आ रहा है, तो मैं जैसे जैसे m चेंज करूंगी मेरी लिमिट चेंज होती जाएगी। तो आप जनरली क्या कहेंगे कि यहाँ पर लिमिट, तो देखो जब आपने पाथ लिया रेडियस वेक्टर, लिमिट बनी 0, जब आपने पाथ एक कर्व लिया, एम एक्स क्यूब का कर्व लिया, तो आपकी लिमिट कुछ और आई, तो लिमिट तो चेंज हो गई। लिमिट जैसे चेंज हुई इसका मीनिंग ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, लिमिट डिपेंड्स ऑन पाथ, और अगर लिमिट डिपेंड कर गई पाथ पर, इसका मीनिंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डेरिवेटिव ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है एट ओरिजिन। तो आई थिंक आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है पाथ लेने का। तो पाथ लेने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस आपको एक सेटिंग करनी है, न्यूमरेटर को देखकर एक्स और वाई की पावर देखो, अगर दोनों की पावर सेम रखी है तो y इक्वल्स टू एम एक्स का पाथ, वरना एक सेटिंग तो आपको यहाँ बताई दी, जैसे मैंने यहाँ किया y और एक्स क्यूब, ये काम आप रफ में करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एक जनरल, एक पर्टिकुलर पाथ नजर आया, जनरल बनाना है m लगा दीजिए इसके साथ, तो y इक्वल्स टू एम एक्स क्यूब एक जनरल पाथ बन जाएगा, m की वैल्यू चेंज करते जाओ, पाथ चेंज हो गया। और अगर आंसर ही m में आ गया तो इसका मतलब आंसर m पे डिपेंड है, और अगर आंसर m पे डिपेंड है तो इसका मीनिंग
हर बार m चेंज करने पर लिमिट चेंज होगी, और जैसे लिमिट चेंज हुई इसका मीनिंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ओरिजिन पर हर बार क्वेश्चन AKTU में मिलता है। सो थैंक यू सो मच।